हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म का बुक है प्रैक्टिस शीट बिहार एसआई के लिए, उसका आज हम लोग टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी दिया हुआ है वो सारा अप टू डेट करंट दिया हुआ है। तो आप लोग जब इस सेट को मारेंगे और अब आप लोग अपना तैयारी इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से हम इस सेट को कंटिन्यू लेके आया करेंगे और टोटल इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है। तो एक एक प्रैक्टिस सेट को हम डेली कवर करेंगे और इसे 30 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसे हम फुल डिस्कशन के साथ करवाएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, आपके सामने है और आप लोग ना हमारे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। आप लोग अगर क्वेश्चन सही करते हैं तो अपना स्कोरिंग ज़रूर शेयर करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी, गोविंद चंद्र गहड़वाल की जो रानी थी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन बिहार कहाँ बनवाई थी। तो धर्मचक्र जीन बिहार ये आप लोगों ने बौद्ध धर्म जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, ये बनाया गया है सारनाथ में। कहाँ बनाया गया है? सारनाथ में। ये गोविंद चंद्र गहड़वाल की जो रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन कहाँ बनवाया? तो सारनाथ में बनवाई। और धर्मचक्र जीन बिहार मंदिर कुमार देवी का निजी मंदिर था, ठीक है, यानी कि उनका पर्सनल मंदिर था। और ये जो कुमार देवी है ये गहड़वाल वंश की महानतम शासक थी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए डिस्कशन बहुत लंबा दिया हुआ है, तो आप सब पढ़ चुके हैं, तो इतना लंबा डिस्कशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी लंबा है। यानी कि अगर मैं बताऊं तो ये वीडियो बनाने में मुझे 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, इतने डिस्कशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो दिया हुआ है इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं उसी को आप लोगों के सामने रखूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। तो बुद्ध ने किस स्थान की यात्रा नहीं की थी। तो अगर आंसर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैनी, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने वैशाली, कपिलवस्ती, कौशाम्बी ये सब की यात्रा की थी उज्जैनी को छोड़ के। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए उज्जैनी, ऑप्शन नंबर डी। तो उज्जैनी जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जहाँ पे शिप्रा नदी ये जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन? उज्जैनी, ठीक है। और भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। भगवान शिव की जो 12 ज्योतिर्लिंग की एक महाकाल की मूर्ति है वो इसी नगर में स्थित है। तब भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में। महावीर निष्क्रमण करने के बाद बुद्ध ने अपनी वैशाली के अलार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी और अलार कालम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, ठीक है। अगला है, वैदिक नदी जिसका नाम कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि कुंभा जो है वो कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान। कुंभा कहाँ है? अफगानिस्तान में है। तो वैदिक नदी कुंभा का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। और कुंभा जो है ऋग्वैदिक कालीन नदी है, ठीक है, जिसका आधुनिक नाम क्या है? अभी काबुल है, इसी का नाम काबुल है। कुंभा नदी का नाम काबुल है और ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और ये ऋग्वैदिक कालीन की नदी है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है, लेकिन सबसे पवित्र अगर पूछा जाए तो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है किसी नदी का तो वह है सिंधु नदी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद कालीन नदियों की आधुनिक नाम जैसे कि कुर्रम का कुर्रम, कुंभ का कुर्रम, कुभा का काबुल, बिस्सता का झेलम होता है, अस्कनी का चिनाब, पारुसनी का रावी होता है, शत्रुद्री का सतलज है, बिपाशा का ब्यास है और सदानीरा का गंडक है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस शिलालेख या अभिलेख में अशोक बौद्ध, दंभ और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। तो अशोक के बारे में पूछा गया है कि अशोक का जो शिलालेख है वो बौद्ध, धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है, कौन से स्तंभ लेख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
भारवु लघु अभिलेख में। भारवु लघु अभिलेख जो है अशोक के बौद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। तो गौतम बुद्ध के जो त्रिपिटक हैं बौद्ध धम्म और संघ, उसका जो लेख है वो कहाँ मिलता है? भारवु लघु अभिलेख से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नया भी है, ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। और भारवु शिलालेख पाली भाषा में लिखा गया है। तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध की जो भी मतलब जो है उनकी भाषा भी पाली ही है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की जो भारवु अभिलेख शिलालेख है वो किस में लिखी गई है? वो लिखी गई है पाली अभिलेख में, सॉरी पाली लिपि में। अगला देखते हैं, वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देने वाला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमार भोज। वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया वो है परमार भोज। शासक परमार भोज जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। और राजा भोज परमार या पवार वंश के 9वें राजा थे। क्या में राजा थे? ये 9वें राजा थे। और कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने खोजा था। राजा भोज ने मध्य प्रदेश का भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है उसका खोज भोज ने किया था, राजा भोज ने किया था, ठीक है। उसके बाद है राजा भोज स्वयं को बहुत बड़े विद्वान मानते थे और उन्होंने धर्म, खगोल विद्या, कोश रचना, भवन निर्माण कला, औषध शास्त्र और विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी थी, जो अब भी विद्वान है, ठीक है। और राजा भोज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम कुछ है संस्कृत कंठाभरण है, श्रृंगाभृंगी है, उसके बाद तप्त प्रकाश है, युक्ति कालपत्रु है। ये सब जो है राजा भोज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? तो चोलों के सिक्के पर उत्कीर्ण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी। तो चोल शासक के सिक्के पर हाथी का उत्कीर्ण नहीं है और चोल शासक ने मुख्यतः सोने और चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके? सोने और चांदी के सिक्के। और इनके सिक्के पर जो था वो मतलब सिक्के पर जो उत्कीर्ण किया हुआ था वो व्याघ्र यानी बाघ जिसको बोलते हैं, मछली और धनुष के चिन्ह अंकित थे, ठीक है। और चोल काल में मुख्यतः कलजू, पोन, कासू, कनी नामक सिक्के प्रचलित थे। कौन कौन सिक्के चोल काल का था? कलंजू, पोन, काशू, कनी, ये सब जो सिक्के थे चोल काल में प्रचलित थे। और चोल काल मानक स्वर्ण सिक्का कासू कहलाता था। चोलकालीन जो मतलब सोना का सिक्का होता था वो क्या कहलाता था? कासू कहलाता था। और वराह दक्षिण में सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। वराह जो था वो दक्षिण में सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। और चोल वंश का संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तंजावुर या तंजौर, ठीक है। अगला है सुप्रसिद्ध कीर्ति, एक मिनट, सुप्रसिद्ध कीर्ति तबाकत ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो तबाकत ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबाकत ए अकबरी जो मुगल बादशाह अकबर था उनके द्वारा ये जो तबाकत ए अकबरी मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ था, ठीक है। क्या था? ये अकबर के समय का ऐतिहासिक ग्रंथ था। और मुगल दरबारी में इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने इस ग्रंथ को फारसी में लिखी थी। किसमें? निजामुद्दीन अहमद ने इसे फारसी में लिखा था। और ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने इस इतिहास ग्रंथ में अकबर शासनकाल के 39 वर्ष का इतिहास लिखी है। अकबर के शासनकाल का जो 39 वर्ष का इतिहास है उसको इसमें लिखा गया है। और बदायूनी ने अपने इतिहास लेखन में ग्रंथ से बहुत लाभ उठाया। कौन? बदायूनी ने। और अबुल फजल से अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है। अबुल फजल जो है वो अकबरनामा की रचना की है। और बदायूनी, शेख सुल्तान और नकवी खान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। बदायूनी और शेख सुल्तान और नकवी खान ने क्या किया है कि रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? रज़्मनामा कहलाता है। इसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। आगे देखते हैं, अगला है 8 नंबर क्वेश्चन।
दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू, जो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। कौन? हसन गंगू ने। और कई इतिहासकार ने अलाउद्दीन को फारसी शासक बहमन का वंशज बताया है। किसको? अलाउद्दीन को फारसी शासक बहमन का वंशज बताया है। और इन्होंने गुलबर्गी को अपनी राजधानी बनाया था। और तजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी राज्य के प्रमुख शासक हुए। कौन? तजाउद्दीन जो था वो बहमनी साम्राज्य का मतलब प्रमुख शासक हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से युद्ध में पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला जो था लॉर्ड क्लाइव से युद्ध में पराजित हुआ था। तो वो युद्ध कौन सा था? तो वो जो युद्ध था वो था प्लासी का युद्ध। कौन था? प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव से प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति लॉर्ड क्लाइव एवं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर को धोखाधड़ी यानी विश्वासघात करने में पराजित हुआ था। और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब भी बनाया था। और प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हेक्टर मुनरो और मीर कसीम के बीच। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद है आईसीसी 10 नंबर क्वेश्चन, आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी न्यूजीलैंड को हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसके बाद है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन बना? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। कौन बन गया है? स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है? भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री किशन सुमन ने आम का जो नई किस्म है जिसका नाम है सदाबहार उसको विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये पता है आप लोगों को जुडीमा राइस कहाँ का है? असम का है। और इसे अभी फिलहाल में जीआई टैग प्रदान किया गया है। 13 का हो जाएगा सी, असम। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया है? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। तो जो दिया गया है कल उसमें सबसे पहले एक मिनट, हाँ, मुस्लिम लीग ने कब 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाता है। और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? सुहारवर्दी थे। और 18 फरवरी 1946 में नौसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी थी। कब? 18 फरवरी 1946 को। और 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस भी घायल हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो सॉरी, कालानुक्रम पूछ रहा है तो इसे अरेंज करना है। तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 ईस्वी से आप लोग अरेंज करेंगे। और गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 में। और देश का विभाजन कब हुआ था? 1947 में।
तो जब ईस्वी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें अरेंज करने पर ऑप्शन नंबर डी निकलता है इसका सही आंसर। तो सबसे पहले साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर क्रिप्स मिशन और चौथा जो है देश का विभाजन सबसे लास्ट में। तो ये है इसका सही कालानुक्रम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न आंदोलन का सही कालक्रम क्या है? निम्न आंदोलन का सही कालक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं इसको पहले कि सबसे पहले कौन है। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 से 1922 तक, 1922 तक। एक मिनट। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44। और उसके बाद असहयोग आंदोलन, ये जो हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 से 22, 1920 से 22। और संबंधीय अवज्ञा आंदोलन का था 1930 से 34, 30 से 34। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर संबंधीय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये इसका सही कालक्रम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में है 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुई थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ क्रमशः इलाहाबाद की प्रथम संधि एवं द्वितीय संधि की थी। और इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की राजनीतिक एवं वित्तीय व्यवस्था में दखल देने का अधिकार मिल गया था। और वास्तविक में यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय ने इस संधि द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार सौंप दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद या धर्मयुद्ध की संज्ञा दी थी? तो कौन सा मौलवी 1857 की क्रांति को जिहाद या धर्मयुद्ध की संज्ञा दी थी? तो अब मौलवी अहमद तुल्ला, क्या नाम है? मोहम्मद अहमद तुल्ला ने ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1857 की क्रांति को जिहाद की संज्ञा दी थी। और वो 1857 की क्रांति के समय घूम घूम कर राजाओं, नवाबों और क्रांतिकारियों को संगठित कर रहे थे। क्रांतिकारियों के बीच वह मौलवी डंका शाह, नक्कर शाह के नाम से भी जाने जाते थे। और 1857 के भारतीय विद्रोह प्रमुख व्यक्ति थे, इसीलिए शाह को 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस कहा जाता है। किसको? शाह को। अगला देखते हैं, करेबा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो करेबा किसकी अच्छी कृषि है? तो ये केसर की है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेबा केसर की कृषि के लिए अच्छी तरह से जानी जाती है। और जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में पासबों में 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीलीय निक्षेपों की मिट्टी करेवा के नाम से जाना जाता है। और कश्मीर घाटी में करेवा निक्षेप में लिग्नाइट प्राप्त होने की संभावना है। और भारत में सबसे ज़्यादा केसर की खेती कहाँ होती है? तो जम्मू कश्मीर में। और पूरे देश एवं विदेशों में सप्लाई होती है। भारत से बाहर केसर की खेती ईरान, स्पेन, चीन ये सब देशों में भी की जाती है। और यह जो है एक औषधीय वनस्पति है। क्या है? औषधीय वनस्पति है। अगला है 21 नंबर, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी सही कारकों की पहचान कीजिए। तो मौसम परिवर्तन के लिए जो सही कारक है वो पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा। तो इसमें जो दिया हुआ है उसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी दूरी पर झुकाव। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों में पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपने धुरी पर झुकाव है। परिक्रमण जो होता है, परिक्रमण इसे कहते हैं कि पृथ्वी की वार्षिक गति है, जिसमें पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग से परिक्रमा करती है। उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और इससे ऋतु परिवर्तन होता है और दिन रात बड़ा छोटा भी होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन
इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, सेल्सियस डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना? 66.5 डिग्री पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो सागर तल पर वातावरण द्वारा जो दबाव डाला जाता है वो डाला जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 213.25 मिली बार। सागर तल पर वातावरण 213.25 मिली बार दबाव डाला जाता है। और वायु माप को किससे हम लोग नापते हैं? तो मिली बार में ही मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारणों में तापमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वायु दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। और जब वायु दाब बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है। और इसके विपरीत संबंध, अर्थात इनमें विपरीत संबंध होता है। और जब बैरोमीटर का पाठांक अचानक गिर जाता है तो क्या होता है कि आंधी तूफान आने की संभावना होती है। और वायु दाब की संबंध ऊंचाई से भी है। किससे है? ऊंचाई से भी है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत करता है। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। किसना? उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। और ग्रीष्म ऋतु में गंगा के मैदान के ऊपर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसप्पा क्षेत्र की स्थिति में बदलाव, जहां निम्न दाब वाला क्षेत्र बनता है। और अल नीनो पूर्व उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल से असमान रूप से तापमान की स्थिति को दर्शाता है। अगला देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जर्मन के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, HCL राउरकेला। ठीक है, ये जो है उड़ीसा में है। और लौह एवं इस्पात जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। HCL राउरकेला को क्या किया गया है? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चला था के दौरान भारत में विदेशी तकनीकी सहायता से 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। और तृतीय पंचवर्षीय 1961 से 66 के दौरान रूस के सहयोग से बोकारो का स्थापना किया गया था, इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया था। और भारत वर्तमान में चीन के बाद कच्चा लौह उत्पादन करने वाला विश्व का दूसरा बड़ा देश है। कौन? भारत। पहला स्थान पर कौन है? चीन है। और जमशेदपुर निजी क्षेत्र का कारखाना है जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। तो जमशेदपुर का स्थापना कब हुआ था निजी कारखाना का? तो 1907 में हुआ था। अगला देखते हैं, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। भारत में केरल थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और थोरियम की प्राप्ति मुख्यतः मोनाजाइट बलुका निक्षेपों में होती है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूर्ण बन जाने से हुआ है। ठीक है। और भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इसका मुख्य भंडार है। मोनाजाइट पेग्मेटाइट सैलों में मिलने वाला थोरियम, यूरेनियम, सीरियम तथा लैंथेनम का मिश्रण है। हीरा जो है मध्य प्रदेश के मझगावा खान जो जिला पन्ना है वहाँ से मिलता है। और उड़ीसा मैग्नीज और बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। कौन? उड़ीसा। अगला है यूरिया अमोनिया उत्पादक। एक मिनट, ठीक है। यूरिया अमोनिया उत्पादक करीबछो संयंत्र आधारित है। यूरिया अमोनिया उत्पादक करीबछो संयंत्र आधारित है। तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस ऊर्जा पर आधारित है। किस पे आधारित है? यूरिया अमोनिया उत्पादक तो गैस ऊर्जा पर आधारित है। और कृषक भारती को ऑपरेटिंग लिमिटेड भारत की एक सहकारी संस्था है। कौन? कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड जो है वो कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड
भारत की एक सहकारी संस्था है जो उर्वरक यानी कि यूरिया बनाती है। कौन यूरिया बनाती है? कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 मई 1980 को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है। ऊर्जा एवं उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस का प्रमुख उपयोग करता है। प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े हिस्से का उपयोग रासायनिक खादों के उत्पादन में किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? मुझे पदार्थ दो और मैं इसे पूरे दुनिया का निर्माण कर दूंगा। तो इमैनुअल जो है उन्होंने कहा था कि मुझे पदार्थ दो और मैं इसे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। ये इमैनुअल का कथन है। इमैनुअल जो थे एक जर्मन वैज्ञानिक, नीति शास्त्र एवं दार्शनिक थे। इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति पर वाक्यव्य राशि परिकल्पना दिए थे, जिसे गैसीय परिकल्पना कहते हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्राहनु परिकल्पना सिद्धांत चैबरलिन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? चैबरलिन द्वारा प्रतिपादित किया गया था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्राहनु परिकल्पना। और ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ज्वारीय। और निहारिका परिकल्पना लाप्लासा द्वारा, ये जो है लाप्लासा उनके द्वारा क्या किया गया था? तो ज्वारीय परिकल्पना निहारिका परिकल्पना को प्रतिपादित किया गया था, जिसे बाद में रॉस द्वारा संशोधित किया गया। तो ये निहारिका से संबंधित है, ये ज्वारीय से संबंधित है। और चैबरलिन जो है वो पृथ्वी के ग्राहनु परिकल्पना से संबंधित है। अगला है, खगोलविद के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग संख्या कितनी है? तो खगोलविद जो अनुमान लगाया उसके अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगा की संख्या जो है वो 100 से लेके 200 अरब तक है। ऑप्शन नंबर ए, खगोलविद के अनुमान के अनुसार। और अनगिनत तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। किसको कहते हैं? अनगिनत तारे के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और एक गैलेक्सी में 10⁻11 मिलियन तारे हैं। कितना? 10⁻11 मिलियन तारे हैं। हमारा सौर तंत्र जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी आकाश गंगा कहते हैं। और यह मंदाकिनी आकाश गंगा जो होता है वो कैसा होता है? तो सर्पिलाकार का होता है। और इसमें रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह एक दूधिया पट्टी सी दृष्टिगत होती है, जिसे दुग्ध मेला यानी कि मिल्की वे कहते हैं। और ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाश गंगा की सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। और प्रैक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के सबसे निकट का तारा है। तो ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सिस्ट सेल ही कहा, सिस्ट का सेल होता है, सही है। संगमरमर चूना पत्थर, क्वार्टराइज्ड बलुआ पत्थर, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा है कि मिलान सही नहीं है। तो स्लेट बलुआ पत्थर ये नहीं है, क्योंकि स्लेट बलुआ पत्थर का मिलान सही नहीं है। अपसादी चट्टों का रूपांतरण से बनी शैलें हैं। किसके? अपसादी चट्टानों से बनी ये है। और स्लेट जो होता है, स्लेट फाइलाइट होता है। क्या होता है? स्लेट का फाइलाइट होता है। संगमरमर का चूना पत्थर सही है। सिस्ट का सेल सही है। क्वार्टराइज्ड का बलुआ पत्थर ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? तो कौन सा ग्रह है जिस पर सबसे छोटा दिन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है। और बुध जो है सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह भी है। और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध है। इस पे दिन भी सबसे छोटा होता है, या सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध के अक्ष पर झुकाव सौर मंडल के अन्य किसी ग्रह से सबसे कम है। बुध जो है 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। और शुक्र ग्रह सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्र ग्रह पर क्या होता है कि सबसे बड़ा दिन होता है। अगर बड़ा दिन पूछे तो कौन से ग्रह पे होता है? शुक्र पे। और सबसे छोटा दिन बुध पे होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिवध यानी कि भूभाग से घिरा है? तो भूमिवध, तो बुल्गारिया, जॉर्जिया, हंगरी, रोमानिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी जो है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। और हंगरी देश जो है वो भूमिबद्ध देश है। हंगरी यूरोप महाद्वीपीय का एक देश है और इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। भू अवशेषित यह देश होता है जिसकी सीमा किसी भी समुद्र सागर से नहीं मिलती है। वह चारों ओर से अन्य देशों यानी भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहता है। और विश्व में कुल 46 देश भू अवशेषित हैं। क्या है? भू अवशेषित देश हैं।
और सबसे बड़ा भू अवशेषित देश कजाकिस्तान है। कौन है? कजाकिस्तान है। और एशिया महाद्वीप में नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान आदि जो है ये भू अवशेषित देश हैं। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय महासागरों की पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में लगभग 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री अक्षांश में होती है और इसकी उत्पत्ति केवल महासागरों में ही होती है। कहाँ होती है? महासागरों में होती है। और कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उससे प्रभावित क्षेत्र है जिसका नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे चक्रवात टॉर्नेडो जो है वो जो है प्रभावित करता है संयुक्त राज्य अमेरिका को और अफ्रीका को। अफ्रीका के तट पर गिनी तट है उसको। उसके बाद हरिकेन चक्रवात जो है वो कैरेबियन सागर का है। टाइफून चीन सागर और जापान सागर का है। विली जो है उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का है। और चक्रवात तूफान जो है वो बंगाल की खाड़ी में आता है। ठीक है, अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो सबसे प्राथमिक उत्पादन जो है वो शैवाल तल और भित्तियों का है। किसका है? शैवाल तल और भित्तियों का है। किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय वातावरण से तथा अन्य जैविक समुदाय से परस्पर संबंध होता है उसे पारस्परिक संबंध या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टांसले ने किया था 1935 ईस्वी में। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो वैज्ञानिक का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, निम्नलिखित में से 34 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडार में समृद्ध नहीं है? तो पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है उस देश का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को जो है देश पेट्रोलियम के भंडारण के लिए समृद्ध नहीं है। दुनिया में कच्चे तेल को काला सोना भी कहा जाता है और अनेक देशों में पूरी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर टिकी हुई है। खनिज तेल सामान्यतः अवसादी चट्टान से बने होते हैं और दुनिया में खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर कौन है? वेनेजुएला और सऊदी अरब है। ईरान, इराक, यूएसए, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, कतर, चीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब देश भी जो हैं खनिज तेल के उत्पादन में महत्वपूर्ण हैं। और वेनेजुएला के पास देश का तेल का सबसे बड़ा भंडार किस पास है? वेनेजुएला के पास है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? तो जनहित याचिकाओं का जो संवैधानिक आधार है वो पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक विवर्धन, स्वप्रसार। ये जो है जनहित याचिकाओं का संवैधानिक अधिकार न्यायिक विवर्धन या स्वप्रसार है। जनहित याचिका के अंतर्गत भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है और समान अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के लिए पक्ष में दायर किया जा सकता है। जनहित की याचिकाओं का विचार सर्वप्रथम अमेरिका देश में आया है। कहाँ से? अमेरिका देश से आया है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए सदृश नहीं है? तो इसमें दिया हुआ है शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध, मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्य का निष्पादन, न तो संसद और न किसी राज्य के विधानमंडलों का सदस्य होना और महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये जो है राष्ट्रपति और भारत के राज्यपाल का सदृश नहीं है, क्योंकि महाभियोग इस पे राज्यपाल पे नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो 36 का है, कहा गया 36 में कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन पर पद के कर्तव्यों का निर्वाह के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस पर? राष्ट्रपति पर। और महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने पर उस तिथि से राष्ट्रपति का पद त्याग करना होगा। और भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है
और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं कौन? राज्यपाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 156 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 156 के 1 में। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? तो जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद का मनोनीत सदस्यों का संख्या जो होता है वो होता है 1/6। कुल सदस्यों का 1/6 होता है मनोनीत। और विधान परिषद राज्य विधानमंडल उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अव्यवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें दिया हुआ है, कूट दिया हुआ है, 1 मिनट। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। ये तीनों जो है निम्नलिखित कारक राज्यों के केंद्र से बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृष्ट दलीय अनुशासन और केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता। ठीक है, ये तीनों जो है राज्य पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। और क्षेत्रीय दलों के उदय या उसके बढ़ते प्रभाव से केंद्र की शक्ति में कमी होती है, ये भी याद रखेंगे। अगला है 39 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन का दृष्टांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। 1 और 2 स्थानीय स्वशासन का और प्रतिनिधित्व मूलक शासन का। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन, स्थानीय स्वशासन का और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दृष्टांत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक का निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। इसमें प्रतिनिधि और जनता दोनों का संवाद सीधे प्रत्यक्ष रूप से होता है। और पंचायती राज के माध्यम से लॉन्गिंग न्याय की स्थापना हुई है। पंचायती राज के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास अधिक प्रभावी हुआ। यह स्थानीय विकास के लिए स्थानीय लोगों के प्रयासों का एक लोकतांत्रिक मंच है। ठीक है, कौन? पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक लेखा समिति के लिए। किसके लिए कार्य करता है? महानियंत्रक लेखा परीक्षक तो सार्वजनिक लेखा समिति के लिए। तो सार्वजनिक लेखा समिति के लिए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, दूसरा वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और तीसरा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन तीनों रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखता है और इसके उपरांत ही लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष को देती है, जिससे कि अनियमितताओं उसके ध्यान में आई और उन पर संसद को बहस हो और उचित कार्रवाई हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? तो बजट का सही अर्थ प्रकट करता है वो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं संसाधनों का ब्यौरा है। कौन? बजट। बजट का सही अर्थ है यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है, जो संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है और केंद्र सरकार के लिए अनुमानित प्राप्तियां यानी कि इनकम और व्ययों का विवरण संसद के पटल पर रखना होता है और इस वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में की गई है और संघीय बजट की तैयारी
तथा उसे संसद में पेश करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी है। राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश की जाती है। अब प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। संवैधानिक शासन का अर्थ है, तो संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार, सीमित शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है संवैधानिक शासन का अर्थ है। ठीक है, संवैधानिक शासन का अर्थ ये होता है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन हो, विधि का शासन हो, नागरिक अधिकारों का संरक्षण हो तथा सीमित शासन हो। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान में देश के शासन चलाने का मौलिक अधिकार अथवा मौलिक कानूनों एवं कानून या विधि का शासन समाहित होते हैं। कोई भी सरकार जो संविधान सभा द्वारा शासित अथवा सीमित होता है वह संवैधानिक सरकार कहलाती है। और विधि का शासन या कानून का शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है और सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। तो ये नहीं है कि हमारे लिए कानून कुछ है और प्रधानमंत्री के लिए कानून कुछ और होगा, तो सभी के लिए कानून एक समान है। अगला क्वेश्चन है, लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। तो लॉबिंग की कार्यशैली जो अपनाई जाती है ये दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाती है। किसके द्वारा? दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाती है। और दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनके हित समान होते हैं। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लॉबिंग कहते हैं। और दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और न ही अपने उम्मीदवार को खड़े करते हैं, लेकिन अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो इसे दबाव समूह कहते हैं। और वर्तमान समय में नागरिक समाज संगठन को प्रमुख दबाव समूह के रूप में देखा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण दबाव समूह हैं जिसका नाम है फिक्की, एसोचैम, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ये सब क्या है? दबाव समूह का, ये सब दबाव समूह है। ठीक है, अगला है अध्यात्मात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण अध्यात्मात्मक प्रणाली का सिद्धांत है। और अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य यह है कि कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। और इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। और अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो यह यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? स्विट्जरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, भारत शासन अधिनियम से और कनाडा के संविधान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा ऋणी है। और यह भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया जिसमें कई देशों और विदेशों स्रोतों का सहारा लिया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। और भारत में सर्वप्रथम 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थन है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के जो समर्थक है वो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत के प्रबल समर्थक जवाहरलाल नेहरू हैं। और भारतवर्ष में आधुनिक काल के प्रारंभिक समाजवादी महात्मा गांधी हैं, परंतु उनका समाजवाद पर एक विशेष प्रकार का है। गांधी जी के विचारों पर हिंदू, जैन, ईसाई आदि धर्म और रस्किन, टॉल्स्टॉय, थोड़े जैसे दार्शनिकों का भी प्रभाव स्पष्ट है। स्वराज प्राप्ति के बाद समाजवाद के सर्वप्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू रहे। और कांग्रेस के आबादी अधिवेशन जो 1955 में हुआ था, समाजवादी ढंग का समाज, और भुवनेश्वर अधिवेशन 1964 में लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य स्वीकारा गया था। ठीक है, अगला है 47 नंबर क्वेश्चन कि केपलर का द्विपक्षीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, निम्न में से किस संरक्षण का नियम के तुल्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय संवेग।
कोणीय संवेग केपलर के द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, यह जो है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से संबंधित है। और केपलर का द्वितीय नियम क्या है? क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम तुल्य है। केपलर के द्वितीय ग्रह गति का नियम से क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो होता है वो नियत रहती है। ठीक है। और केपलर ने सौर परिवार में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति संबंधी निम्नलिखित 3 नियम दिए हैं। पहला कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रीय चाल का नियम और तृतीय परिक्रमण काल का नियम। यह केपलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 में दिया हुआ है कि एक छोटा सा गोल्फ का गेंद सयान में गिराया जाता है और यह अंततः एक समान वेग में चलता है, जो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो कहलाता है वो सीमांत वेग कहलाता है। एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद सयान द्रव में गिराया जाता है और यह अंततः एक समान वेग से चलता है, तो यह क्या कहलाता है? सीमांत वेग कहलाता है। और सीमांत गति अथवा वेग किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त न्यूनतम वेग होता है, जो वह वस्तु किसी तरल पदार्थ या हवा के माध्यम से चलती है या गिरती है। ठीक है। तो यदि किसी वस्तु को द्रव या तरल में डुबोते हैं तो तरल की परतों के घर्षण के कारण यह नियत वेग धारण करता है। इसे क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या क्या है? r है। तो व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 पाई √r/g। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया के द्वारा ये किया गया है। हसोंग 8 का हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा? उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्था को दिया गया है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 जो दिया गया है, इसका सही आंसर है लाइफ को दिया गया है। किसको दिया गया है? लाइफ को। 52 नंबर क्वेश्चन है शांति के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार हेतु नामित मारिया रेसा किस देश की है? तो मारिया रेसा फिलीपींस की है। कहाँ की है? फिलीपींस की है। और इन्हें हाल ही में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 व्यक्तियों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबर आजम। कहाँ का खिलाड़ी है? ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। तो 38 वाला जो तत्व होगा वो किस श्रेणी में अवस्थित होगा? आवर्त में अवस्थित होगा, वो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेकेंड ए समूह तथा 5वें आवर्त में। ठीक है। तो 5वें आवर्त में जो SR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2। ये जो है क्या है? इसका समूह 2 है। SR का 1 मिनट आपको बता दें 38 होता है। इसका कितना होता है? परमाणु क्रमांक 38 होता है। और इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 और 5s2। ये जो हो जाएगा इसका हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इस्पात को रक्त तप्त दाब से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इस्पात को रक्त ताप पर निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को हम कहते हैं एनिलीकरण। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? एनिलीकरण। एनिलीकरण जो होता है इसमें स्टील इस्पात को पूर्व निर्धारित तापमान पर गर्म करके इसे कुछ समय तक उस ताप पर रखते हैं और फिर
फर्नेस में धीमी ठंडा करने की विधि को एनेलिंग कहा जाता है और इसका उद्देश्य स्टील की कठोरता को कम करना, स्टील में असमान संरचना और आंतरिक तनाव को खत्म करना है। और शीतलन को गोलाकार एनेलिंग भी कहा जाता है। किसको? शीतलन को। और इसका उद्देश्य इस्पात की कठोरता को कम करना और मूल रूप से उच्च कार्बन स्टील के लिए प्रदर्शन में सुधार करना है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। H2SO7 के लिए औद्योगिक नाम क्या है? तो H2SO7 के औद्योगिक का नाम ओलियम है। क्या है? ओलियम। ऑप्शन नंबर सी। और H2SO7 O7 का संरचनात्मक नाम डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। और H2SO7 का IUPAC नाम क्या है? सल्फो हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका? सल्फो हाइड्रोजन सल्फेट। अगला देखते हैं। सूत्री विभाजन नहीं होता है। तो सूत्री विभाजन जीवाणु में नहीं होता है। किसमें? जीवाणु में नहीं होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। और सूत्री विभाजन जो होता है वो पहले मातृकोशिका का केंद्रक सीधे 2 भागों में बंट जाता है। यह अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में असूत्री विभाजन होता है। और सूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। और इस प्रकार की विभाजन से आनुवांशिक स्थायित्व बना रहता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है यह सिर्फ लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? तो सीप मोती जो है वो मोलस्का वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। सीप मोती मोलस्का समुदाय के जंतु अधिकांश समुद्री, कुछ लवणीय जल में और कुछ नम भूमि पर पाए जाते हैं। मोलस्का के सिर और पांव को छोड़कर जंतु का संपूर्ण शरीर मेंटल का नाम आवरण से घिरा होता है। किसे? मेंटल से। और ऑक्टोपस में कवच का अभाव होता है। मोलस्का वर्ग के जंतु का रुधिर समानता रंगीन होता है। और मोलस्का वर्ग के जीव का उदाहरण है घोंघा, सीपी, कौड़ी, सीपिया, शंख, ऑक्टोपस, पर्ल, ओयस्टर, यूनियो, स्काबिडस, डैनहेलियम, लेमेडेटस, काइटन। ये सब क्या है? मोलस्का वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास होने से की जाती है। तो कीट के पास क्या होगा जिससे पता चलेगा कि ये जीवधारी कीट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़े टांगे। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास 3 जोड़े टांगे होने से हो सकती है। कीट वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। और कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। और चने की फसल को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कीट कौन है? कटुआ है। पाडिल्ला गन्ना को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और मिलीबग आम के फसल को नष्ट करता है। और दीमक के आंत में उपस्थित ट्राइकोनोफिया नामक सहजीवी प्रोटोजोन सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। और दीमक को श्वेत कीट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अगर किसी बीज को अंकुरण के लिए चाहिए तो उसके लिए उचित पानी, उचित टेम्परेचर और ऑक्सीजन, ये 3 परिस्थिति होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी, उचित टेम्परेचर और ऑक्सीजन। तो अंकुरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीज प्रस्फुटित होकर उनके समान संरचना के साथ बढ़ता है। और अंकुरण की प्रक्रिया में प्रांकुर प्रकाशानुवर्ती एवं मूलांकर गुरुत्वानुवर्ती प्रक्रिया द्वारा वृद्धि करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से होते हैं? तो द्विनाम पद्धति जो होता है उसके लिए जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक वंश और जाति विशेषण है। कौन है? वंश और जाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 63 में देखते हैं, पसीने के सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पसीना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण। ये जो है पसीना शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। और त्वचा की सबसे छोटी ट्यूबुलर संरचनाएं जिसे पसीने की ग्रंथियां कहते हैं। किसे? पसीना की ग्रंथियां कौन है? ट्यूबुलर संरचनाएं। और पसीने की ग्रंथियां डर्मिस और हाइपोडर्मिस या चमड़े के नीचे के उत्तकों के बीच स्थित रहते हैं। कौन? डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये जो है चमड़े के नीचे स्थित होता है। और पसीने के द्वारा शरीर के तापमान को विनियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। क्या कहा जाता है? थर्मोरेगुलेशन।
पसीना त्वचा में अम्लीयता और वसा के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करती है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेसियल, ग्लाइसोफेरेंजियल और ट्राइजामिनल। तीनों जो है इसमें चालक तंत्रिकाएं हैं। कार्यों के अनुसार तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? संवेदी तंत्रिका, चालक और मध्यस्थ तंत्रिका। तो ग्रंथीय रेखित और एवं आरेखित पेशियों टी तंत्रिकाएं संचालन प्रतिक्रिया की अफवाह होती है, अर्थात इनका क्रियान्वयन चालक तंत्रिकाएं द्वारा होती है। साइटोन से निकलने वाले पतले तंतु जो एक या एक से अधिक होते हैं उसे क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचना और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? न्यूरॉन जो हो वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वृक्क नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, और उत्सर्जित अंग और कुछ जीव का नाम है, जैसे कि ज्वाला कोशिका जो होता है वो प्लेटीहेल्थेमिस जीव में होता है। रेनेट कोशिकाएं एस्केमेल्थिनिस जीव में होता है। नेफ्रेडिया एनेलिडा में होता है। केबर का अंश मोलास्का में। मेलपिगिलियन नालिकाएं ये कीट यानी अर्थोपोडा में होता है। और क्लोरोगोगन कोशिकाएं ये केचुआ में होता है। अगला है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिगर जो है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह जो है 1.6 किलोग्राम यानी कि 3.5 पाउंड का हो के औसत के आधार पर सबसे भारी अंग है। और मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग जो सामान्यतः रूप से सबसे बड़ा अंग भी यही है, त्वचा है। क्या है? सब बाहरी अगर पूछा जाए तो त्वचा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। सबसे व्यस्त अंग अगर पूछे तो हार्ट है। और मानव शरीर में कुल 79 प्रकार के अंग होते हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से एक विशिष्ट कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं? समूह का अंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन कीजिए जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेलाग्रा जो है उसका ये लक्षण है। 68 नंबर, माल्था सिद्धांत के मामले यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम होगा। तो माल्था सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के माध्यम की व्याख्या की है। और अपने सिद्धांत में माल्थस ने बताया है कि देश में जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से निर्धारित होती है। ठीक है, किस चीज़ से? साधनों से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है। तो बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है। और बौद्धिक संपत्ति एक प्रकार की संपत्ति है जिसमें मानव बुद्धि का अमूर्त सृजन करना तथा सर्वाधिकार, पेटेंट एवं ट्रेडमार्क के मुख्य रूप से सम्मिलित करना शामिल है। और बौद्धिक संपत्ति कानून का मुख्य उद्देश्य व्यापक विधिवत्ता की बौद्धिक वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ट्रिप्स जो है वो ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और WTO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे संचालित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की स्तुति दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवरामन समिति ने नाबार्ड के स्थापना की स्तुति दी है। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संख्या है। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना जो किया गया था वो शिवरामन कमेटी की स्तुति पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को हुई थी। किसकी? नाबार्ड की। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में आत्मनिर्भर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पाधिकार में। किसमें? अल्पाधिकार में। अल्पाधिकार बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय का आत्मनिर्भर होती है। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें उद्योग में कुछ फर्म होती है जो एक दिए गए उत्पादन क्षेत्र में था तो समरूप वस्तुएं बनाती है या फिर उनकी वस्तुओं में उत्पादन विभेदीकरण में पाया जाता है। कुर्नो ने 1838 में सर्वप्रथम अल्पाधिकारी बाजार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? कुर्नो ने। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थिति के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रभावित होती है वह कहलाती है गर्म मुद्रा। क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। वह मुद्रा जो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थिति के कारण देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रभावित होती है उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। और जिस मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक हो उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है, जैसे कि डॉलर। और जिस मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम हो उसे ठंडी मुद्रा कहा जाता है। और जो सरलता से उपलब्ध भी ना हो उसे क्या कहते हैं? ठंडी मुद्रा कहते हैं। और मुद्रा के कई आधारों पर कई वर्गों में बांटा जा सकता है। भौतिक स्थिति में मांग के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण जैसे धात्विक, कागजी, प्लास्टिक, बुरी मुद्रा, अच्छी मुद्रा, गर्म मुद्रा, ठंडी मुद्रा। और ग्रेशम का नियम किसी भी अर्थव्यवस्था में बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आंकलन के लिए पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पगमार्क वह शब्द है जो बहुत से जानवरों के पैरों के निशान के लिए बोला जाता है और सभी जानवरों को पगमार्क एवं पद चिन्ह अलग अलग होता है तो यह उनके लिए एक दूसरे से विशेष बनाता है और उनकी पहचान में मदद करता है। ठीक है। और एक मार्ग या प्रमाण चिन्ह जो भारत में कृषि पदार्थ में लगाया जाता है। और ISI भारतीय मानक ब्यूरो का पिछला नाम है। भारत में औद्योगिक उत्पादकों के लिए प्रमाणीकरण चिन्ह है। क्या है? प्रमाणीकरण चिन्ह है। भारत में बेची जाने वाले उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए ISI चिन्ह अनिवार्य है। और ISL संस्थान 6 जनवरी 1947 अस्तित्व में आया था। ट्रेडमार्क एक प्रकार का बौद्धिक संपदा है जिसमें एक पहचान जाने योग्य प्रतीक होता है। यह डिजाइन या अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। अगला 74 नंबर क्वेश्चन देख, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुआ था। क्योटो उपसंधि मुक्त ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक जो है वो सही है। ठीक है। तो कथन एक, जो क्योटो उपसंधि 2005 में ही लागू हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? यूरो मानदंड। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1 जून 1999 को भारत में यूरो मानदंड को लागू हुआ था। और यूरो में 4 वायु प्रदूषक पदार्थ में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और धूलकण का समावेशन किया गया है। धूलकण की गणना यूरो 3 में की जाती है। यह केवल डीजल चलित वाहनों के लिए होता है। ठीक है। अगला 76 नंबर, पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने में मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी है? तो पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने 9 मई 2006 को दी है। कब? 9 मई 2006 को, ऑप्शन नंबर ए। और IMD, अगला क्वेश्चन है IMD, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो IMD की स्थापना 1875 में हुई है, ऑप्शन नंबर ए। देश के सभी मौसम संबंधित कार्यों को एक केंद्रीय प्राधिकरण के तहत लाया गया और श्री HF ब्लैंडफोर्ड को भारत सरकार के लिए मौसम संबंधी रिपोर्टर नियुक्त किया गया। और 1889 में कोलकाता मुख्यालय में वेधशालाओं के प्रथम महानिदेशक सर जॉन एलियट को नियुक्त किया गया। किसको? सर जॉन एलियट को नियुक्त किया गया। और भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय बाद में शिमला, फिर पुणे और अंत में दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है, मैथ का क्वेश्चन है। इसे हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आप लोग इस क्वेश्चन का
कर लेंगे, ठीक है। यदि एक संख्या और उसकी 50% उसकी 25% का औसत 210 है तो वो संख्या क्या है। तो ये संख्या पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 360। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त एवं बाहरी वृत्त की परिधि 44 मीटर का अंतर है तो मार्ग की चौड़ाई क्या होगी। यानी कि एक ऐसे मार्ग दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच का यानी कि R2 निकालना है आपको, ठीक है। तो आप लोग इसका निकाल लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक राशि का 2 वर्ष के लिए 12.1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपया हो तो उसकी दर से समान राशि पर उसकी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 320 रुपया। 81 नंबर क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों के एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 प्रति माह है और इसी परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है 12,000 बढ़ जाती है। तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय अब क्या होगी। तो प्रति व्यक्ति मासिक आय पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1200 रुपया। कितना 1200 रुपया हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 4 वर्ष में और 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41.4%। कितना हो जाएगा 41.4%। अगला क्वेश्चन है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी। तो सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना जो IAS अधिकारी की थी उनका नाम था रामचंद्र सिन्हा। क्या नाम था उनका, रामचंद्र सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह वीर कुंवर सिंह के द्वारा कहा गया है। और यह जो है वीर कुंवर सिंह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के हीरो रहे हैं। जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह को एक ऐसे बेजोड़ व्यक्तिगत के रूप में जाना जाता है जो 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने और विजय हासिल करने का लक्ष्य रखते थे और अपने ढलते उम्र और बिगड़ते सेहत के बावजूद भी इन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि उनका डटकर सामना किया, ठीक है। और 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, वीर कुंवर सिंह की। इसके बाद है, वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां वाला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है। तो इसका नहीं सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग, ठीक है। जपार्ड अभ्यास 2021 किन देशों ने भाग लिया है। तो जपार्ड में मंगोलिया और बेलारूस दोनों ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 87 का डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, चरण तृतीय में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या होगी। तो चरण तृतीय में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो हो जाएगी 382 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, मेटावर्स क्या है। तो मेटावर्स वर्चुअल स्पेस का एक सेट है, वर्चुअल स्पेस का एक सेट है मेटावर्स। 90 नंबर क्वेश्चन है, चचनामा किस प्रदेश की इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। तो चचनामा जो है वो सिंध का इतिहास का वर्णन है इसमें, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, अली अहमद। इसके लेखक कौन है, अली अहमद। और इस पुस्तक में चंच राजवंश के इतिहास और अरबों द्वारा सिंध के विजय का वर्णन किया गया है। और इस पुस्तक को फतहनामा सिंध तथा तारिक उल हिंद वस सिंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तारिक अल हिंद वस सिंध भी कहते हैं। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। तो पशुपालन, ये एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, पशुपालन का कब से शुरू हुआ था। तो निम्न पूर्ण पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल से। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में भी हुआ था। कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो इसे गठित किया गया था किसके द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। तो ये किया गया था सरदार भगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा, सरदार भगत सिंह के द्वारा, जो सितंबर 1928 में दिल्ली
सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट, एक मिनट, देखिए इसका आंसर जो है मिसप्रिंट हो गया है, इसका डी नहीं, इसका सी आंसर होगा। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक है, इसमें कुछ और क्रांतिकारी भी थे जो कानपुर से भाग लिए थे, तो वो थे, मैं उसका नाम बता देती हूँ। जब 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र सन्यास ने इसमें कानपुर से की थी। कहाँ से? कानपुर से की थी। लेकिन सितंबर 1928 में जो दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान से हुआ था, वो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। वैसे आप लोग एक बार देख लेंगे, अगर कुछ लगे कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो मेवाड़ के किस राजा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा। मेवाड़ के राजा राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, और खानवा के युद्ध में बाबर राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। किसका? जिहाद का। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, और 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने मेवाड़ के शासक महाराजा प्रताप को हराया था। किस? हल्दी घाटी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो बिहार और बंगाल के लिए बात है, तो यहाँ पे लॉर्ड कर्नवालिस का होगा, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ही बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय लॉर्ड कर्नवालिस को दिया जाता है। और अस्थायी बंदोबस्त का अगर जनक पूछे तो ये है जॉन शोर थे, जॉन शोर। और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। ठीक है, और कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का भी जनक कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी किस 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशूल और गरुड़। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है? तो रासायनिक क्रिया, ये गलत है। नाभिकीय संलयन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन ही है, क्योंकि सूर्य के केंद्र के 4 हाइड्रोजन नाभिकीय संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और यह नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप एक भारी नाभिक विखंडित होकर 2 हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्जा की एक विशाल राशि निर्मुक्त होती है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। 97 नंबर क्वेश्चन है, धातु के एक खोखले ठोस आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? बढ़ता है या घटता है? ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जगह शून्य हो जाता है। धातु एक खोखले ठोस में आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र सभी जगह शून्य हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेसर का मूल आधार क्या है? लेसर का मूल आधार जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित उत्सर्जन। लेसर का मूल आधार प्रेरित उत्सर्जन है, और लेसर जो है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, यह एक ऐसा विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो प्रेरित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस कृत्रिम श्वसन में प्रयोग की जाती है? तो कृत्रिम श्वसन के लिए इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन O2, N2, हीलियम तीनों का प्रयोग किया जाता है। अस्पतालों में दमा के रोगी को कृत्रिम सांस के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन की गैस का मिश्रण दिया जाता है। अस्पतालों के चीरफाड़ या दांत उखाड़ने के समय बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 विरंजक क्षमता का कारण है। तो CaOCl2 के विरंजक क्षमता का कारक क्या है, कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवजात ऑक्सीजन। विरंजक क्षमता का कारण नवजात ऑक्सीजन है। और इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को कीटनाशक बनाने की किया जाता है। कपड़ों को ड्राई क्लीनिक में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है।
और विरंजक चूर्ण का उपयोग क्लोरोफ्लोरो के निर्माण में भी किया जाता है। किसमें? क्लोरोफ्लोरो के निर्माण में भी। और इसे विरंजक चूर्ण का उपयोग न सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन जो समाप्त हो गया। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस बुक का PDF हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके इसका PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।